फॉर्ब्स की प्रतिष्ठित बिलियनर लिस्ट 2023 में मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए और उनकी संपत्ति कितनी है ये जानकर आपको हैरानी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे धनवान शख्स बन गए हैं। एशिया के सबसे अमीर शख्स के तौर पर गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया था, पर एक बार फिर मुकेश अंबानी इस स्थान पर काबिज हो गए हैं। फॉर्ब्स के बिलियनियर्स लिस्ट 2023 में भारत के मुकेश अंबानी को 9वां स्थान मिला है और वो एशिया के सबसे रईस शख्स के तौर पर सामने आए हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फॉर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में 65 साल के मुकेश अंबानी 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 9वें स्थान पर आए हैं। इस तरह उन्होंने टॉप 10 में एक बार फिर अपनी जगह बनाई है। इस लिस्ट में LVMH के बनोट अर्नोट पहले स्थान पर आए हैं और उनकी कुल संपत्ति 211 अरब डॉलर की है। अडानी अमीरों की संपत्ति में भारी गिरावट आई है और फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में ये 24वें स्थान पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल मेक्सिको में गिरफ्तार किए गए वांटेड क्रिमिनल दीपक बॉक्सर को राजधानी वापस ले आई है। स्पेशल सीपी ने कहा, स्पेशल सेल के लिए इसका पकड़ा जाना बड़ी सफलता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मेक्सिको से बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने वहां पर स्थानीय प्रशासन की मदद से दिल्ली NCR में वांटेड क्रिमिनल दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार किया और उसको दिल्ली लेकर आ गए हैं। दिल्ली की रोहिणी अदालत में बदमाश जितेंद्र मान उर्फे गोगी की हत्या के बाद दीपक गोगी गिरोह चला गया था। 2 हमलावरों ने 24 सितंबर 2021 को गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की जबानी कार्यवाही में 2 हमलावर भी मारे गए थे। दीपक बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या के सिलसिले में वांछित था, जिसके पिछले साल 23 अगस्त को उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोगी दीपक बॉक्सर गिरोह के शार्प शूटर अंकित गुलिया ने कथित तौर पर गुप्ता की हत्या की थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की सीपी ने कहा, दिल्ली NCR में इससे बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं था। हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। तो ट्विटर ने यह ऐलान किया था कि 1 अप्रैल के बाद से लीगेसी चेकमार्क सभी के अकाउंट से हटा दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कई लोगों के अकाउंट में फ्री वाला ब्लू टिक मौजूद है। क्या है कारण, देखते इस रिपोर्ट में। पिछले महीने ट्विटर ने यह ऐलान किया था कि कंपनी 1 अप्रैल के बाद से लीगेसी चेकमार्क सभी के अकाउंट से हटा देगी, यानी कि फ्री वाले ब्लू टिक अकाउंट से हट जाएंगे और लोगों को इसके लिए अब ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके बावजूद भी लीगेसी चेकमार्क कई लोगों के अकाउंट से नहीं हटा है। कुछ लोगों के अकाउंट से हटा भी है तो वो कंपनी ने मैन्युअली किया है। दरअसल कंपनी आपसे एकाएक फ्री वाले ब्लू टिक नहीं छीन सकती। ये बात हम नहीं बल्कि एक रिपोर्ट कहती है कि कंपनी के पास इंटरनल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक साथ 4.2 लाख लीगेसी अकाउंट से चेक मार्क हटा दे। यानी ट्विटर के इंटरनल कोड में ऐसा कोई कोड मौजूद नहीं है जिससे सभी चेक मार्क एकाएक हटाए जाए। कंपनी को ये काम मैन्युअली करना होगा और एक एक करके सभी के अकाउंट से ब्लू टिक हटाना होगा। भारत में कंपनी वेब यूजर से 650 रुपए और iOS और एंड्रॉइड यूजर से 900 रुपए का चार्ज हर महीने ट्विटर ब्लू के लिए ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट GST। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने फ्री बिजली सब्सिडी को रोकने वाले भाजपा के मंसूबों को फेल कर दिया है। दिल्ली में फिर बिजली के बिल में लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। किसानों, वकीलों और 1984 दंगों के पीड़ितों के लिए भी क्या हुई घोषणा, देखते। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में मुफ्त बिजली सब्सिडी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली में पिछले कई दिनों से एक बड़ी साजिश चल रही है। वे बोले, बीजेपी के नेता LG ऑफिस में बैठते हैं और वहां बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है कि बिजली सब्सिडी को खत्म किया जाए। आप नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कहा कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली रहेगी। 200-400 यूनिट तक बिजली का बिल आधा हो जाएगा। वहीं किसानों, वकीलों और 1984 दंगों के पीड़ितों के लिए मुफ्त बिजली जारी रहेगी। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि हर साल बिजली सब्सिडी दी जाने वाली योजना का कैबिनेट नोट बनाया जाता है, तो बीजेपी द्वारा LG ऑफिस में बिजली अधिकारियों को, वकीलों और किसानों को फ्री सब्सिडी रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली में इस साल भी मुफ्त बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट
GSTV। तो बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा की घटनाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब जानबूझकर किया गया। उन्होंने दावा किया कि सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा किया। देखते इस रिपोर्ट में। बिहार में सासाराम और बिहार शरीफ में हुए हिंसा पर सियासत गर्म है। विपक्ष सरकार पर हमले बोल रहा है। सीएम नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी इसे लेकर अब बड़ा बयान दिया है। बिहार में रामनवमी पर 2 जगह दंगे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दोनों जगह कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ किया, इसलिए ऐसे हालात बने। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले बहुत झंझट होता था, हमारे आने के बाद यहाँ सब खत्म हुआ। सीएम नीतीश ने कहा कि अमित शाह किस दरवाजे की बात कर रहे हैं, उनका कौन सा दरवाजा है। उन्होंने अजहरुद्दीन ओवैसी पर भी हमला बोला और कहा कि उनका एजेंट है दिल्ली में जिनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने 2017 में मुझसे मिलने का प्रयास किया था, मैंने मुलाकात नहीं की थी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने हालात को काबू करने के लिए मुस्तैदी से काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। तो भारतीय वेटलिफ्टर संगीता शानू पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट ने की एक ऐसी गलती की जिसके खामियाजा उसने भुगतना पड़ा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार की चैंपियनशिप भारतीय वेटलिफ्टर संगीता चानू पर पिछले साल डॉप परीक्षण में असफल रहने के कारण नाडा के अनुशासन पैनल ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। संगीता पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में गुजरात में राष्ट्रीय खेलों के दौरान परीक्षण में अनाबोलिक स्टेरॉइड ड्रोस्टानोलोन मेटाबोलाइट के लिए पॉजिटिव पाई गई थी, जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की प्रतिबंधित सूची में शामिल है। प्रतियोगिता के दौरान 30 सितंबर 2022 को डॉप परीक्षण के लिए उनका नमूना लिया गया था। यह संगीता के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक जीता था, जिसे छीन लिया गया है। संगीता ने 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। मणिपुर की इस खिलाड़ी के पास अभी फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है, लेकिन वह तय नहीं है कि वह ऐसा करेगी या नहीं। वह फैसला मिलने के 21 दिन तक नाडा के अपीली पैनल में अपील कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी आखिरकार सरकारी उपकरणों में चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके साथ ही वह अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के फाइव आइज खुफिया गठबंधन का आखिरी देश बन गया है, जिन्होंने सरकारी उपकरणों में टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक को बैन करने पर टिकटॉक की तरफ से ऐसा कहा गया है कि हमें लगता है कि राजनीति के आधार पर लिया गया है, न कि तथ्य के आधार पर। हम फिर कहते हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दिखाता है कि टिकटॉक किसी भी तरह से ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है और इसे अन्य सोशल मीडिया के मंचों से अलग नहीं माना जाना चाहिए। बता दी कि पश्चिमी देशों की सरकारों को चिंता है कि टिकटॉक साइबर सुरक्षा और डेटा निजता के लिए खतरा है और इस ऐप का इस्तेमाल बीजिंग समर्थक धारणाओं और भ्रामक सूचना को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। टिकटॉक पर चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी बाइट डांस का मालिकाना हक है और उसका कहना है कि वह चीनी सरकार के साथ डेटा साझा नहीं करती है। गौरतलब है कि यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ परिषद ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यूरोपीय संसद के प्रतिबंध के तहत सांसदों और कर्मचारियों को अपनी निजी उपकरणों से भी टिकटॉक ऐप हटाने की सलाह दी गई है। वहीं भारत ने 2020 में टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप वीचैट समेत कई अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। ट्विटर में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो ही बदल दिया है, यानी कि अब ट्विटर से नीली चिड़िया गायब हो गई है। ट्विटर की चिड़िया न जाने कहां उड़ गई और अब ट्विटर ने डॉगी को अपना नया लोगो बनाया है। इसको लेकर ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने एक ट्वीट भी किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब डॉगी ही ट्विटर का नया लोगो होगा। दरअसल यूजर्स को अपने ट्विटर अकाउंट पर नीली चिड़िया की जगह एक कुत्ता नजर आने लगा। इस लोगो को देखकर यूजर्स हैरान हो गए। वह एक दूसरे से सवाल पूछने लगे कि क्या सभी को ट्विटर के लोगो पर कुत्ता दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते ट्विटर पर #डॉगी ट्रेंड करने लगा। यूजर्स को लगा था कि ट्विटर को किसी ने हैक कर लिया है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ट्विटर ने अपना लोगो बदल दिया है। एलन मस्क ने मंगलवार रात करीब 12:20 पर एक फोटो ट्वीट की, जिसमें एक डॉगी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और वह ट्रैफिक पुलिस को अपना लाइसेंस दिखा रहा है। इस लाइसेंस में नीली चिड़िया की फोटो है, जिसके बाद डॉगी ट्रैफिक पुलिस से कह रहा है ये पुरानी फोटो है। मस्क के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर लगाए जा रहे तरह तरह के कयासों पर विराम लग गया
और ये स्पष्ट हो गया कि लोगों में बदलाव एलन मस्क ने किया है। बता दें कि एलन मस्क ने डॉगी को लेकर पहले भी संकेत दिए थे। उन्होंने इसी साल फरवरी में एक फोटो ट्वीट की थी। उसके कैप्शन में मस्क ने लिखा था, ट्विटर के नए सीईओ कमाल के हैं। फोटो में एक कुत्ते को ट्विटर के सीईओ की कुर्सी पर बैठा था। उसके आगे टेबल पर एक पेपर रखा था जिसमें इस कुत्ते का नाम फ्लॉकी लिखा गया था और नीचे उसकी पोस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखी गई थी। इस पेपर पर ट्विटर का लोगो यानी नीली चिड़िया थी। हालांकि तब किसी ने नहीं सोचा था कि मस्क ट्विटर का वर्षों पुराना लोगो बदलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। महंगाई के चलते पाकिस्तान की जनता का बुरा हाल है। इस बीच पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बेंचमार्क ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस समय बेहद खराब है और यहाँ की जनता के लिए अब 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। मार्च महीने में पाकिस्तान की महंगाई दर ने 35% का आंकड़ा पार कर लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रमुख दर अब 21% के रिकॉर्ड लेवल पर है। एमपीसी फैसले को मीडियम टर्म टारगेट में महंगाई को काबू में करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखा जाता है। समिति ने कहा कि बड़े पैमाने पर आयात में नियंत्रण के चलते चालू खाते का घाटा काफी कम हो गया है। हालांकि एमपीसी ने स्वीकार किया है कि विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी लो लेवल पर है और भुगतान संतुलन की स्थिति दबाव में बनी हुई है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने कहा, फरवरी 2023 में चालू खाते में केवल $74 मिलियन का घाटा देखा गया और कुल घाटा अब जुलाई फरवरी वित्त वर्ष 23 में $3.9 अरब हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग 68% कम है। यह मुख्य रूप से आयात में कमी को दर्शाता है। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि आईएमएफ के EFF प्रोग्राम के तहत 9वीं समीक्षा को पूरा करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट।